हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकित गंगवार एजुकेशन पॉइंट की तरफ से आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 4 लेकर आया हूं। आज के इस पार्ट में हम 20 जीएस के जनरल स्टडी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और ये सभी प्रश्न एसएससी, यूपीबीएड, कोस्ट गार्ड, नाविक के एग्ज़ाम के लिए बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो जो भी भाई बहन दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं या जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनसे मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे चैनल एजुकेशन पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही हमारी वीडियो को अपने सह विद्यार्थियों, सह प्रतिभागियों के साथ शेयर कीजिए ताकि वह भी अपनी अपनी तैयारी को जांच सकें। आप इन 20 प्रश्नों को सॉल्व कीजिए और आप जितने भी प्रश्न सॉल्व कर पाते हैं वह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो हम हमारी आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारी आज की वीडियो का पहला प्रश्न है, शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है। तो सबसे पहले हम शेर शाह के बारे में जान लेते हैं। शेर शाह जो कि सूरी वंश के शासक थे, इन्होंने 1539 में, ठीक है, चौसा का युद्ध लड़ा था। 1539 में शेर शाह सूरी ने मुगल बादशाह हुमायूं के साथ चौसा का युद्ध लड़ा और उसे पराजित किया। तत्पश्चात 1540 में शेर शाह ने हुमायूं के साथ ही बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध लड़ा था। ठीक है, बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध 1540 में इन्होंने लड़ा था और इस युद्ध में इन्हें विजय के पश्चात ये दिल्ली के बादशाह बने थे। ठीक है, दिल्ली के नए सम्राट बने थे शेर शाह सूरी, दिल्ली के शासक बने थे 1540 कन्नौज के युद्ध के बाद। और जो इनका मकबरा है वह ऑप्शन नंबर 2 सासाराम में स्थित है। ठीक है, तो हमारे प्रश्न का उत्तर है शेर शाह का मकबरा सासाराम में स्थित है। तो शेर शाह से संबंधित जो ये दो डेट मैंने बताई है 1539 और 1540। 1539 में चौसा का युद्ध, 1540 में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साथ ही एक और प्रश्न शेर शाह से पूछा जाता है कि जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था। तो जो जीटी रोड या जिसे ग्रांड ट्रंक रोड कहते हैं, उसका निर्माण कार्य शेर शाह सूरी ने ही शुरू किया था। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, डचों ने अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था। डचों ने अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया। ऑप्शन नंबर 1 मसूलीपट्टनम, ऑप्शन नंबर 2 सूरत, ऑप्शन नंबर 3 चिनसुरा और ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास है पुलिकट। तो हमें बताना है डचों ने अपना कारखाना कहाँ स्थापित किया था। तो जो डच थे इन्होंने अपना कारखाना मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ठीक है, मसूलीपट्टनम में 1605 में, कब किया था इन्होंने, 1605 में मसूलीपट्टनम में डचों ने अपना कारखाना स्थापित किया था। ओके, और इसके बाद इन्होंने डचों ने दूसरा जो अपना कारखाना था वो इन्होंने पुलिकत में खोला था। जो डचों ने पहला कारखाना खोला है मसूलीपट्टनम में 1605 में और दूसरा इन्होंने पुलिकत में अपना स्थापित किया था। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, बंगाल में पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन है करम शाह, ऑप्शन नंबर 2 टीपू, तीसरा भूषण सिंह और फोर्थ ऑप्शन है शरीयत उल्लाह। तो हमें बताना है बंगाल में पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ठीक है, बंगाल का जो पागलपंथी नेतृत्व है विद्रोह है, ये 1813 ईस्वी में शुरू हुआ था और इसे टीपू नामक व्यक्ति ने शुरू किया था। ठीक है, किसने शुरू किया था, इसे टीपू ने शुरू किया था वहां के जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह करके। लेकिन इसका जो नेतृत्व का श्रेय जाता है वह जाता है ऑप्शन नंबर 1 करम शाह को। ठीक है, जो बंगाल में पागलपंथी विद्रोह के नेतृत्व का श्रेय वह जाता है करम शाह को, लेकिन इसको जो शुरुआत किया था वह टीपू ने किया था। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। ओके, हमारे पास ऑप्शन है, पहला 1620 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 2 1600 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर 3 1602 ईस्वी में और ऑप्शन नंबर 4 है 1608 ईस्वी में। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ ब्रिटेन की जो स्थापना है वह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। अतः हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 2 1600 ईस्वी में। ओके, वीडियो का अगला प्रश्न है, दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन है, पहला
फर्स्ट ऑप्शन है लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन नंबर 2 लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन नंबर 3 लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन नंबर 4 है हमारे पास लॉर्ड इरविन। हमें बताना है दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत का वायसराय कौन था। तो गाइज हमारे पास ये जो चारों ऑप्शन दिए गए इनमें से कोई सा भी सही नहीं है। ओके, जब दिल्ली दरबार 1911 हुआ था तब ना तो लॉर्ड हार्डिंग वायसराय थे, ना ही लॉर्ड मिंटो थे, ना ही लॉर्ड कर्जन थे और ना ही लॉर्ड इरविन थे। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं 21 दिसंबर 1911। ठीक है, 21 दिसंबर 1911 को दिल्ली में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। इस दरबार का आयोजन ब्रिटेन के सम्राट जॉर्ज पंचम के स्वागत के लिए किया गया था। वह भारत में आए थे और उस समय भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड हार्डिंग नहीं बल्कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। ठीक है, उस वक्त भारत के जो वायसराय थे वह लॉर्ड हार्डिंग नहीं थे बल्कि लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उस समय भारत के वायसराय थे। ठीक है, तो हमारा जो सही आंसर होना चाहिए वह होना चाहिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, जो कि दिल्ली दरबार 1911 के समय भारत के वायसराय थे। और इसी दिल्ली दरबार 1911 में बंग विभाजन की योजना को रद्द किया गया था। ठीक है, जो बंगाल विभाजन 1905 में किया गया था उसको 21 दिसंबर 1911 के दिल्ली दरबार में क्या किया गया था, निरस्त कर दिया गया था। ओके, बाकी अगर हम लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के कार्यकाल की बात करें तो इनके कार्यकाल की प्रमुख घटना रही थी, एक तो यही दिल्ली दरबार और दूसरी है 1912 में भारत की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली लाना। ठीक है, 1912 ईस्वी में भारत की जो राजधानी थी उसे कलकत्ता से दिल्ली लाया गया था। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध था। ऑप्शन नंबर 1 असहयोग आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 2 सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन नंबर 3 बंगाल विभाजन से, ऑप्शन नंबर 4 चंपारण सत्याग्रह से। तो हमें बताना है स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध किससे था। तो सबसे पहले हम स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन देख लेते हैं। जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन है ये दोनों ही बंगाल विभाजन से संबंधित है। ठीक है, जब बंगाल विभाजन की योजना लागू की गई थी तभी स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का प्रारंभ हुआ था बंगाल में। ठीक है, तो जो स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध है वह बंगाल विभाजन से है। ओके, बाकी अगर हम बात करते हैं चंपारण सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन, ये तीनों आंदोलन भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है। ठीक है, भारतीय स्वाधीनता संग्राम से संबंधित है और ये तीनों ही आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किए गए थे। ठीक है, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और चंपारण सत्याग्रह ये तीनों महात्मा गांधी से संबंधित हैं। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। ऑप्शन नंबर 1 1866 में, ऑप्शन नंबर 2 1868, ऑप्शन नंबर 3 1867 और ऑप्शन नंबर 4 1870 ईस्वी। हमें बताना है पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले बात करते हैं पूना सार्वजनिक सभा की। जो पूना सार्वजनिक सभा है इसके संस्थापक थे महादेव गोविंद रनाडे। ठीक है, महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने इसकी स्थापना की थी और ब्रिटिश सम्राट और भारतीयों के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य किया करती थी। ओके, हम अगर बात करें इसकी स्थापना की तो पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, 2 अप्रैल 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना हुई थी। अतः हमारा सही विकल्प है ऑप्शन नंबर 4 1870 ईस्वी। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय को, ऑप्शन नंबर 2 केशव चंद्र सेन को, ऑप्शन नंबर 3 स्वामी विवेकानंद को, ऑप्शन नंबर 4 स्वामी दयानंद सरस्वती को। तो हमें बताना है भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा किसे माना जाता है। ओके, तो भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा ऑप्शन नंबर 1 राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। ठीक है, राजा राम मोहन राय, इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का मसीहा माना जाता है। बाकी कल की वीडियो में इनसे संबंधित एक और इम्पॉर्टेंट प्रश्न था,
एक नोट था जो अभी मैं दोबारा से रिवाइंड करा देता हूं। राजा राम मोहन राय जी को जो राजा की उपाधि है वह मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दी थी। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट इसे आप नोट कर लीजिए। पहला पॉइंट ये है कि राजा राम मोहन राय को जो राजा की उपाधि है वह इन्हें प्रदान की थी अकबर द्वितीय ने, ठीक है। बाकी राजा राम मोहन राय का संबंध सती प्रथा के उन्मूलन से भी है जो लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, ठीक है। उसमें राजा राम मोहन राय ने भी सहयोग किया था। तीसरा जो राजा राम मोहन राय के बारे में तीसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जो बताने जा रहा हूं वो यह है कि भारतीय पत्रकारिता का जनक भी भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत राजा राम मोहन राय जी को ही माना जाता है, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता का अग्रदूत भी राजा राम मोहन राय जी को माना जाता है। इसे सब लोग नोट कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और चौथा है संवाद कौमुदी नामक पत्रिका का संपादन राजा राम मोहन राय जी ने किया था 1831 में। 1831 में इन्होंने किया था, ठीक है। डेट है 1831, 1831 में संवाद कौमुदी का संपादन राजा राम मोहन राय जी ने किया था। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है। और गाइज हमारी जो पुरानी 3 वीडियोस हैं ये हमारा चौथा पार्ट है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस का, ठीक है। इससे पहले के जो 3 पार्ट के वीडियोस हैं और जो 3 पार्ट हैं उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो जिन जो भी भाई हमारे साथ नए जुड़े हैं वो उस लिंक से जाकर उन वीडियोज़ को देख सकते हैं और अपनी तैयारी देख सकते हैं पहले के वीडियोस को देखकर, ठीक है। उससे में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आने वाले एग्जाम्स के लिए बेहद इंपॉर्टेंट थे। हमारा अगला प्रश्न है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं, ठीक है। हमारे पास प्रश्न है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 किलायू को, ऑप्शन नंबर 2 स्ट्राम्बोली को, ऑप्शन नंबर 3 जिब्राल्टर को, या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, ठीक है। भूमध्य सागर का जो प्रकाश स्तंभ है भाई ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 स्ट्रोम्बोली को बोलते हैं भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ। तो सबसे पहले इसको देख लीजिए। उसके बाद अगर हम इसके ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन नंबर 1 है किलायू, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट, खुद में इंपॉर्टेंट है, खुद में इसकी महत्वता है क्योंकि विश्व का जो सबसे जो सक्रिय ज्वालामुखी है वह किलायू ही है, ठीक है। विश्व का सबसे अधिक सक्रिय जो ज्वालामुखी है वह किलायू ज्वालामुखी है जो कि हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है, ठीक है। हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए, ठीक है। जो किलायू हमारा है एक ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी है और हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। वहीं अगर हम इसके ऑप्शन नंबर 3 की बात करें जिब्राल्टर की, तो जो जिब्राल्टर है इसे भूमध्य सागर की कुंजी कहा जाता है, ठीक है। या भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार आप इसे बोल सकते हो, या भूमध्य सागर की कुंजी की इसे बोल सकते हो जिब्राल्टर को, ठीक है। तो ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आपसे पूछा जा सकता है, नोट कर लीजिए अपनी अपनी कॉपियों में। बाकी हमारा जो क्वेश्चन था भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, तो जो भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ है वह स्ट्राम्बोली को बोलते हैं। किसे बोलते हैं? स्ट्राम्बोली को बोलते हैं। और जो हमारा स्ट्राम्बोली है ये भी एक ज्वालामुखी ही है, ठीक है। स्ट्राम्बोली भी एक ज्वालामुखी है और सक्रिय ज्वालामुखी है। हमारा अगला प्रश्न है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। ऑप्शन नंबर 1 स्ट्राम्बोली, ऑप्शन नंबर 2 एलेना, ऑप्शन नंबर 3 किलायू। हमें बताना है विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। तो सबसे पहले इन तीनों ऑप्शन को देख लो। जो ये तीनों ऑप्शन है स्ट्राम्बोली, एलेना और किलायू, ये तीनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है। तीनों ही सक्रिय ज्वालामुखी हैं। अगर हम स्ट्राम्बोली और एलेना की बात करें तो इसमें स्ट्राम्बोली को हम क्या बोलते हैं? स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हमने देखा था। अगर एलेना की बात करें तो इटली में स्थित एक सक्रिय ज्वालामुखी है। वहीं अगर हम अपने ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था किलायू को विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहा जाता है, ठीक है। जो किलायू है वही विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। और ये कहाँ स्थित है?
जो किलायू है वह हवाई द्वीप यूएसए में स्थित है। ठीक है, हवाई द्वीप में है, यूएसए में स्थित है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में है? ठीक है, हमें बताना है भितरकनिका नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है। हमारे पास ऑप्शंस हैं, पहला महाराष्ट्र, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा गुजरात, चौथा उड़ीसा। तो बताइए कौन है, कहाँ पर है भितरकनिका नेशनल पार्क? ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 4, उड़ीसा। भितरकनिका नेशनल पार्क उड़ीसा में स्थित है। ठीक है, कहाँ स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। अगर इस नेशनल पार्क की बात करें तो इसमें पहला इसके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए, मैंग्रोव वन की प्रजातियां पाई जाती हैं। ठीक है, जो भितरकनिका नेशनल पार्क है इसमें मैंग्रोव वन की प्रजातियां पाई जाती हैं। वहीं अगर हम बात करें इससे संबंधित दूसरा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कछुए की जो 4 प्रजातियां हैं। ठीक है, जो कछुए होते हैं उसकी मुख्यतः 4 प्रजातियां पाई जाती हैं और वो चारों की चारों प्रजातियां भितरकनिका नेशनल पार्क में उपस्थित हैं। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था इससे संबंधित। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा ये। हम आगे बढ़ते हैं, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? ऑप्शंस हैं, पहला जेनेवा, दूसरा न्यूयॉर्क, तीसरा हेग और चौथा ऑप्शन है ब्रुसेल्स। तो हमें बताना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय को। जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। ठीक है, 3 अप्रैल 1946 को इसकी स्थापना हुई थी और यूएन का ही एक भाग है। ठीक है, जो यूएन है उसका ही एक भाग है, संयुक्त राष्ट्र का, यूनाइटेड नेशंस का एक भाग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हुई थी। अगर हम बात करते हैं इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय हेग में स्थित है, हेग नीदरलैंड में। ठीक है, नीदरलैंड में हेग है, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थित है। बाकी अगर हम इसके विधान की बात करें तो इसका जो विधान है उसमें टोटल 5 अध्याय हैं, जिसके अंदर टोटल 70 एक्ट या अनुच्छेद हैं। ठीक है, कितने एक्ट हैं? टोटल 5 अध्याय हैं इसके संविधान के और टोटल इसमें 70 एक्ट हैं। ठीक है, तो हमारा प्रश्न एक बार दोबारा से देख लेते हैं। प्रश्न था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका सही उत्तर था ऑप्शन नंबर 3, हेग, नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व टीबी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शंस हैं, पहला 4 मार्च को, दूसरा 8 मार्च को, तीसरा 12 मार्च को और चौथा ऑप्शन है 24 मार्च को। ठीक है, तो जो विश्व टीबी दिवस है वह 24 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। ओके, इसमें एक डेट है 8 मार्च, अभी हाल ही में 2-4 दिन पहले की बात है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था। ठीक है, 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था और आने वाली 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस मनाया जाएगा। तो सभी लोग तैयार हो जाइए क्योंकि आगे एसएससी के एग्जाम्स आने वाले हैं। तो इन डेट से मार्च के महीने में जो भी हमारे डेट्स आएंगी जरा इन पर नज़र रखिए क्योंकि इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि कोई डेट मतलब किस तारीख को मनाया जाता है या फिर किस दिन मनाया गया, उसकी थीम क्या थी। थीम से संबंधित क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि इनकी थीम क्या थी। ठीक है, तो जरा उस पर आप नज़र रखिए, करंट अफेयर्स पर थोड़ी नज़र रखिए। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है वह ऑप्शन नंबर 2, 8 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 8 मार्च 2022 को मनाए गए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की जो थीम थी वह थी जेंडर इक्वेलिटी फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ठीक है, इसे नोट कर लीजिए। 8 मार्च 2022 के अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम है जेंडर इक्वेलिटी टुडे फॉर अ सस्टेनेबल टुमारो। ये इसकी थीम थी। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट
पॉइंट ये भी है कि जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है इससे संबंधित जो कलर है वो पर्पल, ग्रीन और वाइट है। ठीक है, पर्पल, ग्रीन और वाइट इस दिन से संबंधित कलर हैं। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। हमारी अगला प्रश्न है, रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन नंबर 1 जम्मू कश्मीर, 2 असम, 3 गुजरात और ऑप्शन नंबर 4 राजस्थान। तो हमें बताना है रऊफ किस राज्य का लोक नृत्य है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम अगर बात करते हैं असम की, तो असम का जो प्रसिद्ध लोक नृत्य है वह बिहू है। गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात का गरबा है। ठीक है, गुजरात का गरबा है। और राजस्थान का प्रसिद्ध है घूमर। ठीक है, तो बचता है ऑप्शन नंबर 1 अतः रऊफ जम्मू कश्मीर का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ठीक है, जो रऊफ है वो जम्मू कश्मीर राज्य का लोक नृत्य है। फिलहाल अभी तो जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का क्या नाम है? ऑप्शन नंबर 1 राजघाट, ऑप्शन नंबर 2 एकता भूमि, ऑप्शन नंबर 3 चैत्रा भूमि या ऑप्शन नंबर 4 किसान घाट। तो हमें बताना है भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है ऑप्शन नंबर 3 चैत्रा भूमि। ठीक है, चैत्रा भूमि ये भीमराव अंबेडकर की समाधि स्थल का नाम है। अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 1 राजघाट की, तो राजघाट महात्मा गांधी से संबंधित है, महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। अगर हम बात करते हैं एकता भूमि की, तो एकता भूमि ज्ञानी जैल सिंह की समाधि स्थल का नाम है। वहीं अगर हम बात करते हैं ऑप्शन नंबर 4 किसान घाट की, तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। ठीक है, किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, मदर टेरेसा कृति की रचना किसने की है? मदर टेरेसा कृति की रचना किसने की है? ऑप्शन नंबर 1 अरविंद एडिगा, ऑप्शन नंबर 2 झुंपा लाहिरी, ऑप्शन नंबर 3 तुषार गांधी या ऑप्शन नंबर 4 नवीन चावला। ठीक है, तो हमें बताना है मदर टेरेसा कृति के रचनाकार का नाम। तो गाइज, मदर टेरेसा कृति के जो रचनाकार हैं वह हैं नवीन चावला, ऑप्शन नंबर 4 नवीन चावला। ठीक है, इन्होंने मदर टेरेसा कृति की रचना की थी। अब हम जो 3 ऊपर के ऑप्शन हैं इन्हें भी देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अरविंद अडिगा की। तो अरविंद अडिगा ने सिलेक्शन डे नामक कृति की रचना की है। ठीक है, अरविंद अडिगा इन्होंने की है सिलेक्शन डे नामक। वहीं अगर हम बात करते हैं झुंपा लाहिरी की, तो झुंपा लाहिरी ने लिखी है द नेमसेक झुंपा लाहिरी ने लिखी है। इसके अलावा 2022 में इनकी एक नई पुस्तक हाल ही के महीनों में आने वाली है। फिलहाल उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो उस पर आप लोग एक बार देख लें कि कौन सी पुस्तक झुंपा लाहिड़ी की अभी लॉन्च होने वाली है। ये एग्जाम्स में आपसे पूछी जा सकती है। बाकी तीसरी तुषार गांधी की अगर बात करते हैं, तो तुषार गांधी ने जो कृति लिखी है उसका नाम है लेट्स किल गांधी। ठीक है, लेट्स किल गांधी, इस कृति को तुषार गांधी ने लिखा है। ओके, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? ऑप्शन नंबर 1 दक्कन का प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर 2 इंडो चीन का प्रायद्वीप, ऑप्शन नंबर 3 अरब प्रायद्वीप या ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसमें जो हमें 3 प्रायद्वीप दिए हैं, दक्कन का प्रायद्वीप, इंडो चीन का और अरब प्रायद्वीप, ये तीनों ही एशिया में है। ठीक है, एशिया महाद्वीप में ये तीनों प्रायद्वीप हैं। और अगर हम बात करते हैं विश्व के सबसे बड़े प्रायद्वीप की, तो ऑप्शन नंबर 3 अरब प्रायद्वीप, इससे विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप माना जाता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सी गर्म जलधारा है? ऑप्शन नंबर 1 सुसीमा की जलधारा, ऑप्शन नंबर 2 ब्राजील जलधारा, ऑप्शन नंबर 3 फ्लोरिडा जलधारा और ऑप्शन नंबर 4 अगुलहास की जलधारा। तो हमें बताना है इनमें से कौन सी गर्म जलधारा है। तो इसमें अगर हम बात करें सुसीमा की जलधारा की, वो भी गर्म जलधारा है, ब्राज़ील जलधारा भी गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा जलधारा भी एक गर्म जलधारा है। वहीं अगर हम बात करते हैं अगुलहास की, तो वह भी एक गर्म जलधारा है। ठीक है, तो ये चारों की चारों क्या हैं? गर्म जलधाराएं हैं। ओके, ये चारों की चारों गर्म जलधाराएं हैं। ठीक है, हमारी वीडियो का अगला प्रश्न है, नूरजहां का मूल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 गुलबदन,
ऑप्शन नंबर 2 सलीमा, ऑप्शन नंबर 3 मेहरुन्निसा या ऑप्शन नंबर 4 जोधाबाई। ठीक है, तो हमारे 20वें प्रश्न का आंसर है ऑप्शन नंबर 3 मेहरुन्निसा। मेहरुन्निसा जो कि नूरजहां का मूल नाम था, वाकई जब 1611 ईस्वी में नूरजहां की शादी हुई थी, ठीक है, तब इन्हें नूर महल या नूरजहां की उपाधि प्रदान की गई थी। ओके, इनके अगर हम पिता की बात करते हैं तो इनके पिता का नाम मिर्जा ग्यास बेग था। हमारी वीडियो का अगला और आखिरी प्रश्न है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। बाकी टोटल मैंने 20 क्वेश्चंस की बात की थी, ये 21वां क्वेश्चन मेरी तरफ से है, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 दादा फडणवीस, ऑप्शन नंबर 2 महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य या ऑप्शन नंबर 4 जवाहरलाल नेहरू। तो सबसे पहले हम मैकियावेली के बारे में जान लेते हैं। जो मैकियावेली थे, ठीक है, ये विश्व इतिहास से संबंधित हैं और इन्हें विश्व का प्रथम राजनीतिज्ञ माना जाता है। ठीक है, नोट कर लीजिए, विश्व का जो पहला राजनीतिज्ञ है वह मैकियावेली को माना जाता है। इसके साथ ही आधुनिक राजनीति दर्शन का जनक, आधुनिक राजनीति दर्शन का जो जनक है वह भी मैकियावेली को माना जाता है। ठीक है, तो हमारा प्रश्न है भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन दिया गया है दादा फडणवीस, महात्मा गांधी, चाणक्य या जवाहरलाल नेहरू को। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 3 चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ की रचना की है। साथ ही इनके उपनाम कौटिल्य और विष्णुगुप्त हैं। इन्हें भारत का मैकियावेली कहा जाता है। भाई अगर हम ऑप्शन नंबर 1 दादा फडणवीस की बात करें तो ये भी इंपॉर्टेंट है। दादा फडणवीस को मराठों का मैकियावेली कहा जाता है। ठीक है, मराठों का मैकियावेली वह दादा फडणवीस को कहा जाता है। भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता है। अगर हम मैकियावेली की बात करें तो ये विश्व के प्रथम राजनीतिज्ञ थे। साथ ही इन्हें आधुनिक राजनैतिक दर्शन का जनक माना जाता है और इन्होंने द प्रिंस नामक पुस्तक लिखी थी। ठीक है, द प्रिंस नामक पुस्तक इन्होंने लिखी थी। ओके, तो गाइज हमारी आज की वीडियो कंप्लीट होती है। आप लोगों ने कितने आंसर आप लोगों को पता थे इन प्रश्नों में से, वह आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने सहभागियों सहप्रतिभागियों के साथ, सह विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर करें ताकि वह भी इन क्वेश्चंस का लाभ उठा सकें और अपनी अपनी तैयारी परख सकें। ठीक है, तो मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।